अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे आयशा स्टील मिल्स के बारे में। आयशा स्टील मिल्स जो है इसका ये मैं आपको थोड़ा सा कंपनी ओवरव्यू के बारे में बताता चलूँ कि ये फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है और इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है उसमें जो कोल्ड रोल्ड कॉइल्स हैं वो 4,50,000 टन पर ईयर और हॉट टिप्ड गैल्वनाइज्ड कॉइल्स जो हैं वो 2,50,000 टन पर ईयर इसकी कैपेसिटी है। और जो इसका मेन रॉ मटेरियल जो ये कंज्यूम करती है वो जापान और ताइवान से इंपोर्ट होता है। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो आर एफ हबीब ग्रुप के पास है, जिसमें आर एफ हबीब ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं और ख़ुद आर एफ हबीब साहब शामिल हैं। और इनके पास जो है टोटल 67.5% होल्डिंग्स हैं। और जो टोटल शेयर्स हैं इस कंपनी के वो 765.5 765.5 मिलियन है। और एडिशनल जो है 44.3 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स भी कंपनी ने इशू किए हुए हैं। तो दोस्तों, आयशा स्टील मिल को आज सिलेक्ट करने का जो मकसद है वो ये है कि ये भी तकरीबन उसी प्राइस रेंज में फॉल करती है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो है 20 रुपये 10 पैसे। और अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये पिछले 1 डेढ़ महीने में ये तकरीबन 15 रुपये से 20 रुपये पे 5 रुपये पर शेयर और ऑलमोस्ट इसने तकरीबन 30% रिटर्न दिया है। और कुछ लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये आयशा स्टील मिल्स जो है ये अचानक क्यों बढ़ना शुरू हो गई है और इसकी प्राइस में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, और क्या इस प्राइस पे क्या ये फर्दर ऊपर जाएगी या ये इसकी बहुत ही हाई प्राइस है। यही इन्हीं सारी वजूहत को डिस्कस करने के लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। और मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करें। हो सकता है कि अगर आप लोग इसको ख़रीदना या बेचना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के पास आयशा स्टील मिल के शेयर हों और कुछ लोग उसको बेचने का प्लान बना रहे हो, कुछ लोग ख़रीदने का, तो वो एक बेटर डिसीजन लेने की पोजीशन में हों। वैसे तो ये सारा डाटा आप लोगों के पास भी अवेलेबल है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च करें, आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो मिल जाएंगी। लेकिन एक उसको कंसोलिडेट करके और जो काम की बात करने वाली जो एक उसका मकसद है कि थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को एक पूरी पिक्चर मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें, ये एक मैंने चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ जो कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में भी आपको मिल जाएगा। इसमें ये 2013 से 2020 की हमें जो है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मिल रही है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये उसकी जो स्टील की प्रोडक्शन शो कर रही है। और अगर आप देखें कि 2013 में जो फिगर आ रहा है वो है 70916, जो कि इसका मतलब ये है कि 70,916 मैट्रिक टन जो है स्टील प्रोड्यूस की। और इसी तरह अब अगर हम 2020 पे आ जाएं तो जो प्रोडक्शन थी जिसमें कि 33,223 टन जो है वो आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन थी और 2,77,800 जो है दूसरी जो हॉट रोल्ड स्टील है वो थी। तो आप देख सकते हैं कि 2013 से लेके और 2020 तक के सफ़र में जो है काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट आप कह लें 4 गुना इजाफा हो गया है प्रोडक्शन में, बल्कि 4 गुना से भी शायद थोड़ा ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। और अगर इसी तरह देखें, अगर आप सेल्स को देखें तो वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ रही हैं। आप देखें कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2016 में प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा थी और ये जो ब्लैक लाइन है ये सेल्स को शो कर रही है। तो जो सेल्स थी वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन उसके बाद 2017 में जो इनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री रह गई थी वो इन्होंने दोबारा बेच ली। और इसी तरह अभी जो 2020 है इसमें भी आप देखें तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन जो ये फर्स्ट क्वार्टर आया है हमारा 3 महीने का, जिसका डाटा इसमें नहीं आया, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कवर हो चुका है और ये जो तकरीबन 30,000 मैट्रिक टन एक्स्ट्रा जो स्टील थी वो सेल हो चुकी है।
तो तकरीबन प्रोडक्शन और सेल्स बराबर बराबर चल रही हैं। और इसी तरह जो है जो टॉप पे एक फिगर आपको नज़र आ रहा है, जो कि जिस तरह 2013 में आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा 4.34, और 2020 में जो नज़र आ रहा है 29.78, ये कंपनी का जो रेवेन्यू था, यानी जो उसकी सेल्स बेचने के बाद जो उसको इनकम मिली, ये वो शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस। तो 4.34 बिलियन जो है रेवेन्यू था 2013 में, और 2020 में रेवेन्यू बढ़ चुका है 29.78 बिलियन रुपीस। तो इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है और इसकी सेल्स ग्रो कर रही हैं, ना कि नीचे आ रही हैं। और ये एक और बहुत ही अहम चार्ट है दोस्तों, इसमें ये भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें 2017 से 2020 तक 4 साल का आपको मार्केट शेयर का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये जो रेड लाइन है दोस्तों, ये आयशा स्टील मिल का मार्केट शेयर शो कर रही है, सबसे नीचे वाली। 2017 में ये शो कर रहे हैं कि 20% जो टोटल पाकिस्तान का स्टील मार्केट है उसमें आयशा स्टील मिल्स का जो शेयर था वो था 20%। और 2018 और 19 में ये गिरा है, मतलब 17% पे आया, फिर 16% पे आया, और 2020 में ये बढ़कर हो गया 30%। तो दोस्तों इस वक्त जो है इसका स्टील का जो शेयर है पाकिस्तानी मार्केट में वो बढ़ के 20% से 30% हो गया है। और इसी तरह जो ये येलो लाइन नज़र आ रही है, ये लीडिंग लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो पाकिस्तान में आयशा स्टील मिल के अलावा जो यही बिजनेस करते हैं उनका मार्केट शेयर आपको नज़र आ रहा है, और वो 41% से कम होता हुआ 32% पे आ गए। इसका मतलब ये है कि आयशा स्टील मिल ने जो गेन किया है वो दूसरे स्टील मिल्स ने लूज़ किया है। और जो ब्लैक लाइन है वो आपको नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान इसके लोकल प्रोडक्शन के अलावा जो इंपोर्ट करता है, जिसका शेयर तकरीबन स्टेगनेंट है, 39% था 2017 में और 38% है 2020 में। तो इससे हमें ये पता चला कि बाकी स्टील मिल्स की निस्बत आयशा स्टील मिल बेहतर परफॉर्म कर रही है और उसने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। अब आ जाए सेल्स पे, तो 2015 से 2020 तक का जो हमारा सेल्स का रेवेन्यू है वो आप देखें कि ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। 2015 में 9.4 अरब रुपए की सेल्स हुई, जबकि 2020 में 29.7 अरब रुपए की सेल्स हुई हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस प्रॉफिट को कहते हैं जो कि सेल्स के बाद आपके कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब हर तरह के जो अखराजात हैं उनको निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ये हमें ये लाइन शो कर रही है कि ट्रेंड क्या है 2015 से 2020 तक कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का। तो पहले आपने देखा कि सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, और इसी तरह जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2015 में, ये जो ब्रैकेट में 115 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये लॉस था। 115 मिलियन या 11 करोड़ 50 लाख रुपए का लॉस हुआ था। और उसके बाद 2016 में 829 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। फिर ये बढ़ता बढ़ता 2018 में जो है हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है तकरीबन 3 अरब रुपए का, 2.99 बिलियन रुपीस। और फिर 2019 में ये कम हुआ और 2020 में फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। दोस्तों इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो कंपनी की कैपेसिटी थी ये 2019 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 3 गुना का इजाफा हो गया है। 2018 तक जो है कंपनी की जो स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो थी 2,20,000 टन, और इस वक्त जो है ये कैपेसिटी है 7 लाख टन पर ईयर। लेकिन कंपनी को जो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो मेन वजह थी 2019 में जो है इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आया है, उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वजह जो है आपके सामने होगी कि कंपनी जो है रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करती है, और जो रॉ मटेरियल है ज़ाहिर है वो फॉरेन करेंसी में कंपनी को पे करना पड़ता है। तो जब 2019-20 में हमारा जो है पाकिस्तानी रुपया जो है वो डी वैल्यू हुआ, डॉलर जो है वो बढ़ा, तो उसकी वजह से जो है कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो गई, और उसकी वजह से जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वो रिड्यूस हुए।
हालांकि सेल्स इंक्रीज हुई थी 2018 के बाद 2019 में, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कम हो गया। तो इस ट्रेंड से हमें ये पता चलता है कि डॉलर के कदर में इजाफे से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में कमी आई है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों 2020 के बाद जो है अब हम शिफ्ट करते हैं जो पिछले 3 महीने थे इस साल के, मतलब कि 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2021 के जो 3 महीने थे, क्योंकि पहले जो है अप्रैल से जून तक जो है कोविड का बहुत ज़्यादा असर रहा, और जुलाई ऑनवर्ड जो है बिजनेसेस दोबारा रीओपन हुए और किसी हद तक जो है बिजनेसेस में रिकवरी आई। तो जो फर्स्ट क्वार्टर था हमारा, इसमें ये अगर आप देखें इस चार्ट में, तो पाकिस्तान की जो स्टील सेक्टर है उसके ये सेल्स का डाटा शो कर रहा है बिलियंस ऑफ रुपीज़ में। तो इस चार्ट से आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो सेल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टील्स की हैं, जो कि 15.66 बिलियन रुपीज़ की हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सेल्स हैं वो हैं आयशा स्टील्स की, जो कि 11.2 बिलियन है। और इसके बाद आप देख लें कि बाकी स्टील्स जो हैं वो नीचे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि इस वक्त स्टील सेक्टर में सेल्स के हिसाब से आयशा स्टील इंटरनेशनल स्टील्स के बाद दूसरे नंबर पर है, और इनकी जो सेल्स हैं वो तकरीबन 11 अरब 20 करोड़ की हैं। तो अगर इसी तरह यही सेल्स ट्रेंड जो है बाकी 9 महीनों में भी हमें नज़र आए, तो तकरीबन जो है आपकी 45 बिलियन रुपीज़ की, यानी 45 अरब रुपए की सेल्स इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पिछला चार्ट गौर से देखा होता तो आपने देखा था कि 2020 में जो सेल्स थी वो तकरीबन 29 बिलियन रुपीज़ की थी। तो इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सेल्स का मार्जिन है वो 16 अरब रुपए में का इजाफा हो जाएगा उसमें। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने ये देखा कि आयशा स्टील मिल की प्राइस 15 रुपए से 20 रुपए पे आई। तो उसमें ये एक पॉइंट आप नज़र जहन में रखें कि जो कंपनी की सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो 6 कंपनियां हैं, मैं इनके साथ आयशा स्टील को कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि क्या आयशा स्टील मार्केट में जो 20 रुपए पे इस वक्त हमें मिल रहा है उसका शेयर, क्या वो बाकी के मुकाबले में सस्ता मिल रहा है या वर्थ इट है। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस टू सेल्स रेशो पे। दोस्तों प्राइस टू सेल्स रेशो में ये होता है कि जो हर कंपनी ने जो सेल्स की हैं उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करके, और जो अब उसकी प्राइस चल रही है उससे उस सेल्स रेशो को हम डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो इस वक्त एक जो प्राइस चल रही है उस हिसाब से एक शेयर में कितनी सेल्स आपको मिल रही हैं। तो आप अगर ये एक बात इसमें मैं बताता चलूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, कि ये रेशो जितनी लोएस्ट होगी वो कंपनी उतनी ही अंडर वैल्यूड है। मतलब कि जो ये जो डाटा मैं शो कर रहा हूँ, अब इसमें अगर आप देखें तो ये आयशा स्टील मिल्स का आपको नज़र अगर आ रहा है 1.37 है, और बाकी तमाम जो जो इसके बाद क्लोजेस्ट है वो आपको ये नज़र आ रहा है 1.74, जो कि अमरेली स्टील्स लिमिटेड का है। तो बाकी तमाम जो कंपनीज हैं उनका ज़्यादा है। तो इसका मतलब है, ये मैंने आपको पहले बताया कि प्राइस टू सेल्स रेशियो जितनी कम होगी, इसका मतलब ये है कि जो है वो कंपनी उतनी ही उसकी प्राइस उतनी ही अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज ऑफ द सेक्टर। तो हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इस वक्त आयशा स्टील मिल्स की जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो लोएस्ट है। और ये 20 रुपए के हिसाब से, अगर 15 रुपए पे जो 1 महीना पहले ये मिल रहा था, ये और भी कम थी। तो इसका आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो वजह है जो अभी बायर्स इस शेयर को परचेज कर रहे हैं वो इसी वजह से कि ये एक अंडर वैल्यूड शेयर था एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज ऑफ द सेक्टर, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है बाकी कंपनीज के साथ कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें आप देखें कि जो है एवरेज अगर हम देखें तो तकरीबन टू रुपीज़ से ज़्यादा ही है, मतलब 2.17 मुगल स्टील्स की है, 2.33 जो है इंटरनेशनल स्टील्स की है, और क्रिसेंट स्टील्स की 2. तो अगर हम एवरेज निकालें जो है प्राइस टू सेल्स रेशो की तकरीबन 2.1 2.2 के हिसाब से भी देखें तो अभी ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो ये और ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस और ऊपर जाने का एक काफ़ी ज़्यादा चांस है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स
प्राइस टू अर्निंग्स का मतलब ये है कि जो अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस साल की फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, उस हिसाब से जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो क्या शो करती है। ये भी सेम है दोस्तों कि ये जितनी लो होगी वो कंपनी उतनी ही अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज ऑफ द सेक्टर। तो आप देख सकते हैं जो मेरा एस्टीमेट था इन सारी कंपनीज़ का वो मैंने अपना एक लगाया है, और उस हिसाब से जो है अगले 9 महीने का एक जो है हाइपोथेटिकल एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस वक्त आयशा स्टील मिल्स की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो बनती है, डाइल्यूटेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो है 7.17। और आप देख लें कि इसके बाद जो क्लोजेस्ट है वो आपको मिलेगी आगा स्टील जो कि 9.75 पे ट्रेड हो रही है, और बाकी सारी तकरीबन 10 से ज़्यादा हैं। तो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखते हुए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी 10 से ऊपर जा सकती है, या आप 10 के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि बाकी तकरीबन तमाम कंपनीज जो है वो काफ़ी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशो पे ट्रेड हो रही हैं। और इसमें जो आपका सबसे बड़ा प्लेयर है इंटरनेशनल स्टील, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 16.16 है। तो स्टिल इस रेशो को भी देखें तो आयशा स्टील मिल अंडर वैल्यूड है बाकी तमाम कंपनियों के मुकाबले में। अब एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है ऑपरेटिंग मार्जिन्स। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और मैं दोबारा बताऊँगा कि जो सेल्स के बाद जो भी सारा खर्चा निकालने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी को होता है उसको उसकी मैंने ये एक रेशो निकाली है कि जो परसेंटेज में है कि सेल्स में से कॉस्ट निकालने के बाद ऑपरेटिंग मार्जिन्स की क्या परसेंट है। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स जितने हाई हों, ये वाली जितनी हाई हो वो उतनी अच्छा है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो आगा स्टील्स के हैं। आप देख सकते हैं कि आगा स्टील के ऑपरेटिंग मार्जिन्स तकरीबन 18.43% हैं जो कि हाईएस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है क्रिसेंट स्टील के हैं जो कि 14.42% है। और फिर तीसरे नंबर पे आप देखें बाकी तमाम प्लेयर्स के मुकाबले में आयशा स्टील मिल्स के तकरीबन 11.95 या 12% ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, जबकि आप देखें जो सबसे बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल स्टील और फिर अमरेली स्टील और मुगल स्टील, उन सब के ऑपरेटिंग मार्जिन कब सबसे कम है। खासकर अमरेली स्टील्स के सबसे लोएस्ट हैं 6.39% पे। तो अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें तो इस वक्त आयशा स्टील मिल्स के काफ़ी हेल्दी हैं, आगा स्टील से तो काफ़ी कम है। आगा स्टील एक एक्सेप्शन है बाकी तमाम कंपनीज के, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हाई हैं, ऑलमोस्ट इनसे जिस तरह अगर आप इंटरनेशनल स्टील से डबल से भी ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि आगा स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट हो उनका, या उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो उनको बहुत हाई मार्जिन देती हो। तो लेकिन अगर हम इंटरनेशनल स्टील और इनके साथ कंपेयर करें तो भी हमारी जो आयशा स्टील है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। 11.95% ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो ले रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं जी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की, कि जो है कैश फ्लोज जो है आपकी जो प्राइस चल रही है उसके साथ जो फर्स्ट क्वार्टर अभी था उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे थे। कैश फ्लोज दोस्तों, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का मतलब है कि जो बिजनेस अभी 3 महीने का हुआ फर्स्ट क्वार्टर में, उसमें जो कंपनी ने जो उनको बिजनेस करने से जो नेट कैश उन्होंने जो अर्न किया ये उसको शो करता है। और ये रेशो भी जितनी लोएस्ट होगी उतना ही अच्छा है, मतलब वो कंपनी उतनी ही अंडर वैल्यूड है। अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में देखें तो इस वक्त जो हाईएस्ट रेशो है वो है 38.97 इंटरनेशनल स्टील्स की। तो इसको देख के एक तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल स्टील जो कि तकरीबन 85 रुपीज़ में मिल रहा है वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जबकि अगर हम लोएस्ट कैश फ्लोज पे आ जाएँ इस रेशो में तो फिर अगेन हमें आयशा स्टील मिल्स मिलती है जिसकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो लोएस्ट है बाकी तमाम प्लेयर्स के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि ये मार्केट में इस वक्त आपका जो 20 रुपये का शेयर मिल रहा है ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टील मैन्युफैक्चरर्स। और फिर अगर हम देखें तो फिर ये रेशो भी तकरीबन आपको एवरेज जो है 14-15 की रेशो दे रही है। तो फिर 9.6 से अगर ये 14-15 पे जाती है तो स्टिल इसमें फिर पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अब कुछ कर्जे की बात कर लेते हैं कि ये जो 6 की 6 कंपनीज हैं इन सब पे काफ़ी सारा जो है कर्जा है, और जो है आयशा स्टील मिल्स के ऊपर तकरीबन 9.5 अरब रुपए का लॉन्ग टर्म लोन है।
और बाकी तमाम कंपनीज़ के ऊपर भी मोर और लेस जो है। लेकिन जो ये ग्राफ है वो हम शो करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेट पर शेयर है वो अगर हम प्रेजेंट जो 20 रुपए का जो शेयर मिल रहा है आयशा स्टील, उसको हमने बाकी जो है स्टील के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो अगर ये जितनी भी कम हो, इसका मतलब है कि वो उतनी ही कंपनी जो है ओवर अंडर वैल्यूड है। तो अगेन आप देखें, आपको ये नज़र आएगा कि जो आयशा स्टील मिल्स है उसका जो ये रेशो बन रही है वो है 1.62। और अगेन आप देखें दोस्तों कि ये अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू बाकी तमाम। जो लोएस्ट फिर हमें मिलती है वो अमरेली स्टील्स की है जिसकी 2.02 है, और फिर बाकी तकरीबन 3-4 की रेंज में है, और फिर इंटरनेशनल स्टील्स की जो है वो 5.72 है। तो अगेन दोस्तों ये देखें कि आयशा स्टील मिल्स की जो प्राइस टू डेप्ट रेशो है, लॉन्ग टर्म डेप्ट रेशो, वो फिर सबसे लोएस्ट है। अगेन इसका मतलब है कि इसमें फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपसाइड पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये सारी जो रेशोज़ मैंने कुछ अपनी जो आपको डिस्कस करने के बाद जो मेरा ज़ाती एस्टीमेट है कि 20 रुपये 10 पैसे के हिसाब से आयशा स्टील मिल इस वक्त मेरे हिसाब से एक बाय है, और उसकी जो टारगेट प्राइस, एक कंजर्वेटिव टारगेट प्राइस मैं रखूँगा 28 रुपये पर शेयर। अगर बिज़नेस अच्छा रहा और अगले एक साल में सेम टू सेम बिज़नेस हुआ और 45 अरब रुपए की सेल्स का टारगेट अचीव हुआ, तो 28 रुपये टारगेट है दोस्तों, 20 रुपये का शेयर मिल रहा है, तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 40% के लगभग अपसाइड पोटेंशियल है। और जो इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है जो इस कंपनी के साथ जो मुंसलिक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिस्क है वो ये है कि हाईली लिवरेज्ड है, कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, 9.5 अरब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो है लॉन्ग टर्म डेप्ट है। और तकरीबन जो है इनका जो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी चलता रहता है, क्योंकि जो है उसकी वजह से अगर अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया तो इसको एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरा आज़ादी एस्टिमेट ये है कि इस अगले साल में इंटरेस्ट रेट्स में कोई ज़्यादा इजाफा देखने में नहीं आएगा, तो ये रिस्क जो है इस वक्त फ़िलहाल मिटिगेटेड है। दूसरा रिस्क है इंटरनेशनल मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग, कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की कीमतों में कमी आती है तो हमारा जो आयशा स्टील मिल है उसको भी उसकी प्राइसिंग पावर कम होगी और इसका अफेक्ट पड़ेगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे। तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल स्टील की जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि दुनिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ किस ज़ोरों शोर से चल रही हैं। तो अगर स्टेबल रहती हैं तो फ़िलहाल तो ये रिस्क नहीं है, लेकिन अगर इनमें कोई बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है स्टील की प्राइसेस में, तो फिर ये है कि मार्जिन में कमी आ सकती है। और तीसरा जो एक रिस्क है वो ये है कि ये जो डंपिंग दोस्तों कहते हैं कि जो दूसरे मुल्कों के पास जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो मार्केट से लो प्राइस पे दूसरी मार्केट में वो बेच देते हैं, उसमें वो प्रॉफिट नहीं कमाते लेकिन सिर्फ अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। तो ये एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड होता है, ताकि जो लोकल प्लेयर है उसके पास अपने प्रोडक्ट को सेल करने का वो नहीं रहता, कोई जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। तो इस वक्त जो है ये चाइना और रशिया जो है ये जो है अपनी स्टील को डंप करती हैं लोकल मार्केट में, लेकिन हमारे कंट्री ने अभी फ़िलहाल इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है जो है स्टील, इम्पोर्टेड स्टील पे। तो उससे ये है कि हमारी लोकल स्टील इंडस्ट्री जो है किसी हद तक प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर वो ड्यूटीज़ नहीं होती तो फिर डेफिनेटली ये भी एक जो है नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा। लेकिन ये तीनों रिस्क कवर करने के बाद जो है फिर भी फ़िलहाल जो टारगेट प्राइस है मेरे हिसाब से वो 28 रुपये बनती है। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से 20 रुपये का जो शेयर है आप इसको ख़रीद सकते हैं, या अगर मार्केट नीचे आती है, अभी 42,500 पे है, नीचे डिप होता है 18 रुपये 17 रुपये जितने पे भी, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी कंफर्ट देख के इसको बाय कर सकते हैं। और मैंने पीछे इसका सारा आपको एनालिसिस भी दिया है, आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। और जो है ये एक इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और कंपनी का साइज़ भी बहुत बड़ा है। 45 अरब की सेल्स दोस्तों कोई मामूली सेल्स नहीं है, इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। तो ये थी मेरी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको आयशा स्टील मिल्स के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे भाई जो है उसको पढ़ सकें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, फिर मैं हाजिर हूँगा एक और वीडियो लेके, और अल्लाह हाफिज़।